अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन MCQ सीरीज़ क्वालिफाई गाइड पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, अ प्राइमरी रीइंफोर्सर हैज़ डैश रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर हैज़ डैश रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज़। देखिए, जो होता है एक होता है प्राइमरी रीइंफोर्सर, एक होता है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। जो प्राइमरी रीइंफोर्सर होता है वो होता है हमारी बेसिक नीड्स, जैसे हमें खाना खाना यानी भूख, हंगर, इसी थर्स्ट प्यास, इसी तरह सेक्स, इसी तरह वो स्लीप, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर हैं। तो ये वाली चीज़ें किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? ये बायोलॉजिकल हैं। दूसरी जो सेकेंडरी रीइंफोर्सर होते हैं वो होता है जो चीज़ें हम हासिल करते हैं, कोई कामयाबी, कोई सक्सेस, पैसा, मनी, ऐशो आराम, ये जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर हैं, तो ये हम एक्वायर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पहला ए ऑप्शन, बायोलॉजिकल और एक्वायर्ड। सेकंड क्वेश्चन है द स्टडी। ये स्टडी मतलब क्या कहते हैं स्लो को, एंड रैपिड, रैपिड मतलब तेज़। रिस्पॉन्डिंग ऑफ अ पर्सन प्लेइंग अ स्लॉट मशीन इज़ एन एग्जाम्पल। यानी एक शख्स है वो एक मशीन के साथ खेल रहा है और वो मशीन जो है ना वो शख्स जो है वो सुकून के साथ ही कभी तेज़ी के साथ वो कर रहा है। तो कह रहा है ये जो पैटर्न है ऑफ रिस्पॉन्डिंग टिपिकली जनरेटेड ऑन अ खाली जगह शेड्यूल। तो ये कौन सा जो शेड्यूल है वो देखिए, हमने जो है ना वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट में पढ़ा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की एडवांस में हमने देखा था कि 4 किस्म के जो है वो शेड्यूल थे। एक था फिक्स्ड रेशो और एक वेरिएबल रेशो, एक था फिक्स्ड इंटरवल और एक था वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड वो होता है जब बिल्कुल कोई चीज़ फिक्स हो गई हो, यहाँ पे ऊपर फिक्स कोई नहीं है। स्टेडी एंड रैपिड यानी वो कह रहा है कभी सुस्त है कभी तेज़ है, यहाँ फिक्स नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो बात हो रही है वेरिएबल की बात हो रही है, ये फिक्स की बात नहीं हो रही। फिर यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर्सन आ रहा है और दूसरा मशीन आ रहा है। और इस जो रिस्पांस को यहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास गैप नहीं आ रहा, कोई ख़ास रेशियो के साथ, मतलब ये नहीं आ रहा कि पहले 5 फिर अगले 5 के बाद 5 के गैप से, यानी ये ख़ास इंटरवल के साथ बात नहीं हो रही। तो ये वाला जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा रेशो होगा, वेरिएबल रेशो, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, ये भी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी वो हमने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पढ़ा था, और रिस्पॉन्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता था कि जिसके अंदर हमारी जो रिस्पॉन्स था वो इंक्रीज़ हो रहा होता था, जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर, जो चीज़ हम तब्दील करने जा रहे थे वो बिहेवियर जो इंक्रीज़ हो रहा होता। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होता था जिसमें बिहेवियर जो है डिक्रीज़ होता था। तो ये वाला भी ऑपरेंट कंडीशनिंग से MCQ लिया गया सेम, तो ये इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टू प्रोसेस थ्योरी। टू प्रोसेस थ्योरी बेसिकली ये किसी अगर टू प्रोसेस थ्योरी की हम बात करें तो टू प्रोसेस थ्योरी साइकोलॉजी के रिलेटेड अलग है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज हैं जिनमें टू प्रोसेस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में समझते हैं कि अ फेयर रिस्पॉन्स इज़ एक्वायर्ड ड्यू टू कंडीशनिंग। फेयर किसे कहते हैं? खौफ का रिस्पांस जो है ना वो किसी कंडीशनिंग के साथ हासिल करता है। इट इज़ मेंटेन ड्यू टू, और फिर वो किस कंडीशन के तहत जो है ना उसको हम मेंटेन करते हैं। आपको एक मैं मिसाल बताता हूँ कि देखिए, एक वो जो है ना आप रैबिट आपने पाला हो, और रैबिट को एक दिन रैबिट ने कोई बड़ी खूनखार, यानी बच्चे ने रैबिट पाला हो, रैबिट ने बड़ी खूनखार आवाज़ निकाली और उस आवाज़ से जो है ना बच्चा डर गया। अब बच्चे के अंदर क्या पैदा हो गया जी? खौफ पैदा हो गया रिस्पॉन्स के ज़रिए, उसके रैबिट के जो है ना उस स्टिमुलस के ज़रिए जो रैबिट ने उसे आवाज़ दी। अब उस जो स्टिमुलस, जो उसका खौफ है, उसको मेंटेन भी करना है। तो वो मेंटेन किससे होगा? वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो उस खौफ जो उसे एक्वायर हुआ है, तो वो वाला जो उसे रिस्पांस मिला है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होगा। जो उसको वो मैनेज करेगा उसे हम कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलिएंट डिस्क्राइब्ड हाउ एनिमल्स इनेट responses can distort conditioning process phenomena is called। तो वो कह रहा है कि जो ब्रिलिएंट है वो शख्स है, तो ब्रिलिएंट जो है इसने वो कह रहा है कि हाउ एनिमल इनेट रिस्पॉन्सेज कैन डिस्टॉर्ट कंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ फिनोमेना दे कॉल्ड, कि जो इनेट की बात हो रही है। इनेट क्या होती है? जो बेसिक बिहेवियर होते हैं, यानी जो बाय बर्थ चीज़ें लेके आता है।
तो बाई बर्थ चीज़ें जो होती हैं उसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो फितरत में होती हैं, और फितरत को हम ये भी कह सकते हैं कि जिबिल्लत में, जिबिल्लत मतलब इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा कि यानी इननेट रिस्पॉन्सेज कैन डिस्टॉर्ट कंडीशनिंग प्रोसेस, कि वो जो उसकी जो बाई बर्थ जो उसके अंदर जो कंडीशनिंग है तो उसके मतलब बात हो रही है, तो ये इंस्टिंक्ट ड्रिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिस्कोर्ला द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन। देखिए वो कह रहा है कि डिस्कोर्ला के मुताबिक जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे जो है ना उसको कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे वो हम देखते हैं कैसे वो मजबूत होगी। अब देखेंगे अगर हम किसी डॉग के सामने हम खाना लेके आते हैं और उसके मुंह से जो है ना वो राल टपकती है तो सलाइवा निकलता है, तो वो क्या हो जाएगी, वो तो अनकंडीशनली नेचुरल बात होगी। और अगर हम बेल बजाते हैं और डॉग के मुंह से सलाइवा आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो जब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है मजबूत कब होगा कि जब बार बार हम कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी हमने बेल बजाई और साथ खाना भी लेके डॉग के सामने गए, तो डॉग के सामने हर दफ़ा जब ऐसा करेंगे तो डॉग के सामने बेल के बजने पे भी मुंह से उसको सलाइवा आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि बेल के बजने के साथ ही मेरा जो है ना वो खाना मिलेगा। तो ये जो उसको जो स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक है कि द परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स इन विच द कंडीशन स्टिमुलस कौन सी थी, बेल, एंड अनकंडीशन स्टिमुलस वो जो खाना था, जब ये दोनों बार बार इकट्ठे आएंगे तो उसका जो है ना वो ये कंडीशन जो है ना वो मजबूत होगी, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर मेंटेन दैट रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन द। स्किनर ने कहा है कि जो रीइंफोर्समेंट है ये क्या है, क्या डिटरमाइन कहते हैं, एक्विजिशन है, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस आरएस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो एक्विजिशन जो हासिल होती है रीइंफोर्समेंट वो अपरेंट कंडीशनिंग में होती है, और जो बंडोरा है, बंडोरा बाद में उसकी जो है ना डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी यानी इमिटेशन कॉपी करना, तो ये जो बाद में जो चीज़ें देखती हैं वो परफॉर्मेंस वो बंडोरा देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, एक्विजिशन और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंक बिटवीन फिजिकल पनिशमेंट एंड सब्सिक्वेंट अग्रेसिव बिहेवियर इज प्रोबेबली बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। देखिए यहाँ पे बात हो गई है एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर पनिशमेंट ये और बिहेवियर की बात हो गई, तो बिहेवियर हमेशा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन चीज़ है, ऑब्जर्वेशनल चीज़ है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा, क्योंकि उसने कहा है कि हम पनिशमेंट और जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कैसे बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड स्टेप इन द सेल्फ मॉडिफिकेशन प्रोसेस प्रोग्राम इज टू। मॉडिफिकेशन क्या होती है, सेल्फ मॉडिफिकेशन मतलब अपनी पर्सनैलिटी, अपने किरदार, अपने एटीट्यूड, इन चीज़ों को जरा बेहतर करना। तो ये वाला इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैदर बेस लाइन डाटा। तो इसके मुतल्लिक मुझे जो है ना वो ऑथेंटिक मतलब इस कंसेप्ट का नहीं पता, तो खैर इसका जो करेक्ट आंसर जो बुक में लिखा हो गैदर बेस लाइन डाटा है। अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होने चाहिए थे, वो लाइफ स्टाइल इस तरह का होना चाहिए था, तो फिर वो पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे आपको शायद इसको जो है ना वो समझना पड़ेगा, या अगर किसी को इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो वो कमेंट में मेंशन करे या मुझसे रब्ता कर ले। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी के अंदर दाखिल करते हैं उसे हम कहते हैं इनकोडिंग कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम मेमोरी से बाहर निकालते हैं वो उसे हम कहते हैं रिट्रीवल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इज बिग इज फ्लैश ऑन स्क्रीन। बिग की बजाय ये पिग होना चाहिए था, खैर बिग इज फ्लैश ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो वर्ड को मेंटल पिक्चर ऑफ द वर्ड बिग रिप्रेजेंट, जो एक उसकी मेंटल पिक्चर है जो उसके ऊपर लगाई गई है तो उसे हम क्या कहेंगे। और द डेफिनेशन लार्ज एंड साइज रिप्रेजेंट उसे क्या कहेंगे, साउंड क्या कहेंगे। मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया था कि जब साउंड की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, फोनेटिक, फिनोमिक, और जब लफ्ज़ों के मतलब डेफिनेशन की बात होगी तो सिमेंटिक कहेंगे, और जब वर्ड को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, स्ट्रक्चरल, सिमेंटिक एंड फोनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिलर द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसमें मतलब पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के टुकड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट करंट एविडेंस ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। के लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन है किसी बंदे के पास, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में कितनी देर तक वो सेव रह सकती है, ड्यूरेबिलिटी कितना टाइम है, तो इसके मतलब किसी ने कोई वाज़ेह बात नहीं की, यानी कोई ये पता नहीं कि इसके देयर इज नो कन्विंसिंग एविडेंस दैट ऑल वंस मेमोरीज आर स्टोर्ड अवे परमानेंटली, कि कोई डेडलाइन नहीं है, कोई पता नहीं है कि कब तक ये स्टोर होगी, परमानेंट होगी या नहीं होगी, तो ये वाला इसके बारे में कोई कंफर्म पता नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइज्ड cluster of knowledge about a particular object or sequence of event is called। organized
जब किसी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज हो यानी सीक्वेंस के साथ हो तो उसे स्कीमा कहते हैं। हमने ये वाली जीन पियाजे की थ्योरी में स्कीमा के बारे में, किसी चीज़ को तरतीब, उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ होना स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है द 2 year old child who referred to every 4-legged animal if doggy is making which of the following errors, कि एक 2 टांगों वाले जो है ना, एक बच्चा 2 साल का है वो हर 4 टांगों वाले जो जानवर है उसको डॉग समझता है। अब ये क्या होगा, ये वाला जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओवर एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन मतलब होता है कि चीज़ों को वुसअत, वो ओवर एक्सटेंशन मतलब वो उसने अपने जो दिमाग के अंदर है ना ऐसे वुसअत दी हुई है कि वो हर चीज़ को एक ही जाविये से के साथ देख रहा है, तो ओवर एक्सटेंशन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च सजेस्ट दैट बाईलिंगुअलिज्म हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। देखो जो बाईलिंगुअलिज्म इसका मतलब है ये 2 ज़बानें जानने वाला बंदा है तो उसमें क्या नेगेटिव इफेक्ट। देखिए 2 ज़बानें जानने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। जो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप ज़बानें सीखेंगे उतना ही आपके अंदर जो है ना वो आप ज़्यादा सीखेंगे, आपका जहानत बढ़ेगी। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना वो पॉजिटिव हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है based on the work with Kanzi, which statement best summarize the current status of the research on which chimps can learn language। चिम्प यानी चिंपैंजी, आप चिंपैंजी आपने सुनोगे कि भी बहुत ज़हीन जानवर है, वो गेस्टाल्ट थ्योरी में भी देखा कि उसने कैसे ऊपर से बनाना जो है ना वो उतारे थे, तो बहुत ज़हीन जानवर है और ये भी इंसानों की ज़बान तक को समझता है। बस इंसानों और फ़र्क इसमें ये है कि इंसान बोल सकते हैं एक अच्छे स्टाइल के साथ और ये इंसानों की तरह एक अच्छे स्टाइल की तरफ नहीं बोल सकते। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि चिंपैंजी कैन लर्न सम जेन्युइन लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, तो लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन आर फार सुपीरियर, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। चॉम्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज। चॉम्स्की के रिलेटेड, चॉम्स्की ने इंग्लिश ज़बान के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड जो है इंसान कैसे, तो कह रहा है बिकॉज दे पोजेस एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि वो अपने अंदर जो इनेट बिहेवियर लैंग्वेज है उसके अंदर एक इंसान के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि वो ज़बान को इसलिए सीखता है कि उसके अंदर एक ऐसी समझो डिवाइस होती है कि जो ज़बान को लेती है, ज़बान को सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस इज द नोशन दैट, कोई बंदा जो है वो लिंग्विस्टिक यानी वो बोलता है, तो ये हाइपोथेसिस हमें किस चीज़ की तरफ लेके जाती है, वो कहता है कि वंस द लैंग्वेज डिटरमाइन द नेचर ऑफ वंस थॉट, कि जो ज़बान है वो किसी भी बंदे की जो है ना वो यानी वो कहते हैं ना कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, यानी जो बंदा जैसे बोलता है तो पता चल रहा होता है कि इसके अंदर जो है ना थॉट कैसा है, जैसा वो बोल रहा है उसके अंदर दिमाग में भी वैसा ही चल रहा है। तो वंस लैंग्वेज डिटरमाइन कि किसी भी बंदे की जो सोच की पहचान है हमें उसकी ज़बान से ही लगा सकते हैं, तो ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द अदर, कौन सी चीज़ उससे बिलोंग नहीं करती, तो इसका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट हम परफॉर्म फ्यूचर के लिए ले रहते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट फ्यूचर का अचीवमेंट, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना इन तीनों से डिफरेंट है, इंटेलिजेंस टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू स्कोर एट द 75% ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दिस मीन अगर आप 75% नंबर ले रहे हैं किसी टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि आपने 75% जो सवाल हैं वो आपने ठीक किए हैं और 25 आपने रॉन्ग किए हैं, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इफ अ टेस्ट हैज गुड टेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब वही होता है कि आप एक शख्स से एक टेस्ट लेते हैं, कुछ टाइम के बाद आप दोबारा टेस्ट लेते हैं, तो दोनों टेस्टों के जो नंबर हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है, तो इसे टेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं, तो इसका डी आंसर ठीक होता है। टेस्ट यील्ड सिमिलर स्कोर इफ टेकन एट 2 डिफरेंट टाइम, के 2 डिफरेंट टाइम में टेस्ट लिया जाए और रिजल्ट सेम आए, तो ये वाला डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन जो है ना उसने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, और फ्रांसिस गाल्टन जो इंटेलिजेंस के जो ओरिजिन है उसमें उसने बात की थी, तो उसने ये वाली बात की थी, ही टोक द पोजीशन दैट द इंटेलिजेंस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, कि जो इंसान की जो है ना वो हेरिडिटी है इसका इंटेलिजेंस के साथ जो है ना वो लार्जली ताल्लुक इसके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन मोस्ट मॉडर्न IQ टेस्ट अ स्कोर ऑफ 115 वुड बी, कि IQ टेस्ट में जो स्कोर 115 है वो क्या बताता है, वो कहता है कि देखिए आपने पता होगा कि एवरेज स्कोर जो होता है ना वो एक शख्स का वो होता है 110, और ये 115 110 से ज़्यादा है, तो इट मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो अबव द मीन जो एवरेज है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो डी आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IQ टेस्ट हैव प्रूवन टू बी गुड प्रेडिक्टर, जो IQ टेस्ट है ये क्या किस चीज़ को ये के मुतालिक जो है ये ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे जो बुक में लगा हुआ स्कूल परफॉर्मेंस है, लेकिन बेसिकली जिसका IQ होगा वो सोशल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस, स्कूल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा होंगी, जिसका IQ ज़्यादा होगा, तो ये प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसेज प्राउड पेरेंट आर बिकमिंग, वो कह रहे हैं कि कोई एक प्राउड फ़ख्र या अंदाज में कोई मियाँ बीवी हैं, वो बीमिंग
because their son little Newton has been selected for a gifted children program at school, the thing Newton is a genuine what sort of advice, कि वो एक बच्चा उनका जो है ना वो स्कूल में गिफ्टेड स्टूडेंट एज ए तस्लीम किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब यही है ना कि गिफ्टेड का मतलब होता है कि जिसमें इम्तियाजी हैसियत हो, यानी बाकियों से अलग हो। तो इसका ये मोस्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन टू नॉट गो ऑन टू टेक जीनियस लेवल की तरफ नहीं, मेचर सोसाइटी टू अंडर देम एवंस, यानी ये चीज़ें जो है ना वो गिफ्टेड होना उसको जो है ना वो बाकियों से अबव बना देता है। बाकी जो है ना ये आंसर नेगेटिव है तो वो ठीक नहीं होगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है कि मेंटल दिमाग रिटार्डेशन, यानी उसमें तो ये मेंटल रिटार्डेशन ये चीज़ होती है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार मेंटल रिटार्डेशन ये मेंटल रिटार्डेड है तो बिल्कुल पागल बंदे को हम नहीं कहेंगे। मेंटल रिटार्डेड वो होगा जिसकी जो परसेप्शन है कैपेसिटी वो कंफ्यूज होगी, उसको चीज़ों को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यानी ये से द मेजॉरिटी ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल आर माइल्डली रिटार्डेड, यानी इनका IQ लेवल नियर अबाउट 70 होता है और ये चीज़ों को ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाते, ज़्यादा ज़हीन नहीं होते। तो ये वाला इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोस्ट स्कूल कंसिडर चिल्ड्रन हु खाली टू बी, यानी स्कूलों में भी कहा जाता है ये हमारा बच्चा गिफ्टेड बच्चा है। तो किस बच्चे को गिफ्टेड स्कूलों में, वो बच्चा जो बाकी क्लास में 2% 3% उसकी जो है ना IQ लेवल ज़्यादा है तो हम उसे कह देते हैं ये वाला जो है ना गिफ्टेड बच्चा है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। Next, in which of the following cases would you expect to find the greatest similarity in IQ? तो किस बच्चे में जो है ना वो IQ की जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो देखिए एक जो बच्चा जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस ये हर लिहाज से सेम हो सकते हैं, शक्ल सूरत हर तरह से, लेकिन ट्विंस कभी भी IQ लेवल से बराबर नहीं होंगे। तो जो बच्चे वो नॉन ट्विंस सिबलिंग्स जो है ना वो उनका IQ लेवल बराबर हो सकता है। वो कैसे, अब यहाँ बात आपको समझानी होगी कि देखिए आपका एक बच्चा है अभी पैदा हुआ है और साथ में दूसरा बच्चा भी हो गया, दूसरा बच्चा भी टाइम, अब जो वालदा है ना वो दोनों बच्चों को समझें कि वो इकट्ठी परवरिश कर रही है, मतलब हुए अलग अलग हैं, एक बच्चा हुआ 9 महीने बाद दूसरा भी आ गया यानी 10 महीने बाद, तो वो बच्चा भी आ गया, अब दोनों बच्चों की इकट्ठी परवरिश कर रहे हैं। अब माँ जो है ना वो एक बच्चे से जो जिस तरह बातें कर रही है दूसरा बच्चा भी उसी तरह उससे बातें कर रही है, कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। अब दोनों का जो IQ लेवल होगा वो भी इक्वली जो है ना इन्हांस हो रहा होगा। तो ये वाला जो होता है ना, और जो मतलब ये वाला ऐसे बच्चे जो है ना वो उनमें जो IQ लेवल तकरीबन वो बेहतर होता है, वो सिमिलर होता है, लेकिन बाकियों में जो ट्विंस होता है ना उसमें एक ज़हीन होता है और एक थोड़ा सा कॉन्जेन होता है, ये हमेशा से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस इंडिकेटिंग दैट अपब्रिंगिंग अफेक्ट्स वंस मेंटल एबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग। तो अपब्रिंगिंग क्या चीज़ है जो बच्चे को जो है ना वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है बढ़ाएंगी। तो इसमें जो देखते हैं हम, देखिए कि द आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर इन IQ देन फ्रैटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं यानी एक शक्ल एक जैसी होती है जिन बच्चों की, आर मोर सिमिलर इन IQ देन फ्रैटर्नल ट्विंस, और वो बाकी की तरह, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर ठीक, इसका आंसर ठीक नहीं होगा। डेट देयर इज मोर देन अ चांस सिमिलरिटी बिटवीन अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जो अडॉप्टेड बच्चा है और जो बायोलॉजिकल जो अपना बच्चा है वो भी सेम नहीं होगा। द सिबलिंग्स रेयर टुगेदर, वो बच्चे जिनकी परवरिश इकट्ठी होती है, आर मोर सिमिलर, वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं इन IQ देन सिबलिंग रेयर अपार्ट, उन बच्चों की निस्बत जो, तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक होगा कि जो बच्चे जिनकी परवरिश जो है ना वो इकट्ठी होती है उनका IQ लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू ट्राई टू नैरो डाउन अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव टू अराइव एट अ सिंगल करेक्ट आंसर यू एंगेज्ड इन। जब हम किसी भी मसले के मुतालिक बहुत से जो है ना वो अल्टरनेटिव लेके आएँ तो वो तो होता है डाइवर्जेंट, और जब मसला एक है और सोल्यूशन मसला ज़्यादा है और हम एक सोल्यूशन के ऊपर आएँ यानी उसका सिंगल ऑप्शन की तरफ आएंगे, ये मसले बहुत ज़्यादा हैं और उन सब मसलों का हल एक है, तो ऐसे इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वल्नरेबल टू इंजरी इज द, वो कह रहा है कौन सी स्टेज होती है जो बहुत वीक होती है बच्चे की जो बढ़ने बुढ़ने में। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब एक औरत जो है वो जब वो कंसीव करती है प्रेगनेंसी, तो उस वक्त जो इनिशियल स्टेज होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है और वो वाली बहुत हसास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड इन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन कैन बी डिस्क्राइब सिंपली एज अ। सेफेलोकॉर्डल कहते हैं कि किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है फिजिकली, यानी एक बच्चा जो जिसकी डेवलपमेंट हो रही है क्या उसके कौन कौन से अज़ा पहले बढ़ेंगे, तो उसके हेड टू फुट डायरेक्शन होगा कि बच्चा जो है वो जब उसका बढ़ रहा होता है तो ये नहीं है कि एक बच्चे के बाजू बढ़ रहे हैं या उसकी टांगें नहीं बढ़ रही हैं, टांगें बढ़ रही हैं बस, तो बच्चे की जो हेड टू फुट सर से लेकर पाँव तक उसकी ग्रोथ हो रही है और इक्वली ग्रोथ हो रही होती है कि अगर बच्चा जो है ना वो बड़ा हो रहा है तो वो हर लिहाज से बड़ा हो रहा है, किसी एक चीज़ से बड़ा नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट
डेवलपमेंटल नॉर्म्स, डेवलपमेंट कहते हैं इसमें ना सिर्फ ये आता है कि डेवलपमेंट में कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बल्कि आल्सो उनकी मेंटली ग्रोथ भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि इंडिकेट द एवरेज एज एट विच इंडिविजुअल रीच वेरियस डेवलपमेंट माइलस्टोन, के एक बच्चा जो एवरेज आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट की, उसमें IQ भी आ रहा है, उसमें उसकी जो बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो ये वाला सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी भी आंसर को मतलब आपका कोई डाउट है तो बताएं तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।